परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु परमाणु दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परम अणु, सबसे छोटा अणु या कण। किसी पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु कहा जाता है। सभी पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते हैं। अलग अलग पदार्थों के अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। पदार्थ तीन तरह के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। वो भी ठोस में कई प्रकार के पदार्थ तत्व होते हैं, तो उनके भी आकार अलग अलग होंगे। तो सभी पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते हैं। अलग अलग पदार्थों के अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु की खोज का श्रेय जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक को 1808 में जो दिए थे उनको जाता है। परमाणु की खोजकर्ता का श्रेय किसको जाता है? जॉन डाल्टन। तत्व आवर्त सारणी यानी पीरियडिक टेबल में जो तत्व हैं वो 118 हैं। एलिमेंट्स, जिसमें से 92 नेचुरल हैं, यानी कि 118 तत्वों में 92 तत्व प्राकृतिक हैं। 92 के बाद जो है आपके आर्टिफिशियल, कृत्रिम एलिमेंट हैं। अब तत्व क्या है? किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम यानी कि सबसे सूक्ष्म और शुद्धतम रूप को तत्व कहते हैं। यानी किसी पदार्थ का वह छोटी से छोटी इकाई जो शुद्ध हो। शुद्ध का मतलब ये है न उसमें इलेक्ट्रॉन आए हों या न उसमें से इलेक्ट्रॉन गए हों या कोई उसमें रासायनिक अभिक्रिया न हुई हो, शुद्ध रूप से पड़ी हो, उसे तत्व कहेंगे। स्मॉलेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मैटर्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स। स्मॉलेस्ट सबसे छोटी एंड प्योरेस्ट सबसे शुद्ध फॉर्म ऑफ एनी मैटर्स, पदार्थ किसी भी रूप में अगर है तो उसे एलिमेंट्स कहेंगे। नोट, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं, तत्व नहीं। यानी कि तत्व क्या है? शुद्ध रूप है। अगर रासायनिक क्रिया में भाग लेना है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का लेना देना या प्रोटॉनों का लेना देना शुरू हो जाएगा, तो वो तत्व नहीं रह जाएगा, तब वो हो जाएगा परमाणु, अणु, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मॉलिक्यूल। जब कोई एक परमाणु स्वयं या एक से अधिक परमाणु से रासायनिक अभिक्रिया करके स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं तो उसे अणु कहते हैं। यानी कि परमाणु क्या है? या तो खुद से ही अभिक्रिया करे या किसी दूसरे परमाणु से अभिक्रिया करके स्थायित्व को प्राप्त हो जाता है, यानी कि एक स्थिर पदार्थ बनाता है, उसे अणु कहते हैं। उसके साथ साथ ध्यान रहे कि हीलियम, नियान, आर्गन, कीटान, जिनान, रेडान, इनकी बाहरी कक्षा में स्थिर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि किसी से रासायनिक क्रिया नहीं करेंगे। ये तो दिखते हैं परमाणु, हैं तो परमाणु, लेकिन इनकी बाहरी कक्षा क्या है? पूर्ण है। तो यहाँ पर स्थायित्व की बात हुई है। अगर इनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन स्थिर हैं, स्थायित्व प्राप्त कर लिए हैं, ये भी अणु कहलाएंगे। हीलियम, नियान, आर्गन, कीटान, जिनान, रेडान, ये सब क्या है? परमाणु के साथ साथ अणु भी है। एक से अधिक परमाणु वाले अणु: हाइड्रोजन अणु, ऑक्सीजन अणु, नाइट्रोजन अणु, कार्बन डाइऑक्साइड अणु और H2 हाइड्रोक्सी ऑक्साइड अणु। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु मिल करके हाइड्रोजन अणु का निर्माण कर रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु प्लस ऑक्सीजन परमाणु मिल करके H2O अणु का निर्माण कर रहे हैं, जल का अणु। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। पदार्थ
या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। पदार्थ जो है, मैटर है, जो ठोस द्रव गैस है, वो अनेक सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। उसकी इकाई को क्या कहेंगे? परमाणु। परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, यानी कि सबसे छोटी इकाई होने की वजह से उसको और तोड़ा नहीं जा सकता है, नष्ट किया नहीं जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। जब सबसे छोटी इकाई वो है ही, तो ये बनेगी किससे? तो परमाणु को तो नष्ट किया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है। परमाणु अविभाज्य होता है, यानी कि परमाणु को और तोड़ा नहीं जा सकता है। एक प्रकार के तत्वों के परमाणु भार, आकार व अन्य गुण समान होते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के परमाणु हो, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन। अगर एक ही प्रकार के तत्व हैं तो उनके आकार, उनके परमाणु भार, उनके गुण, रासायनिक गुण सब क्या होंगे? समान होंगे, जबकि दूसरे तत्वों के परमाणु से वो भिन्न होंगे। परमाणु सरल पूर्णांक अनुपात में संयोग करते हैं। एक परमाणु दूसरे परमाणु से अगर क्रिया कर रहा है तो पूर्णांक में करेगा, यानी इसका एक भाग दूसरे का एक भाग या दो भाग या तीन भाग, यानी कि एक पूर्णांक में ही उससे संयुक्त करेगा। परमाणु का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटम। किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, परंतु नई खोज होने के बाद, डाल्टन जी के बाद, परमाणु भी मुख्यतः तीन कणों से बने होते हैं, जबकि डाल्टन जी को ये नहीं पता था कि परमाणु भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स, कुछ मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं। क्यों? ये मौलिक कण कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनकी खोज बाद में हुई, जबकि डाल्टन 1808 में खोज किए थे, इनकी खोज बाद में हुई है। जबकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अब ये तो परमाणु क्या है? परमाणु सबसे छोटी इकाई, लेकिन परमाणु में तीन पार्टिकल मुख्य रूप से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब ये भी किसके बने हैं? तो जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी तीन तीन क्वार्क के बने हैं, यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? किसी परमाणु की सबसे छोटी इकाई क्वार्क हो गई। क्वार्क से ऊपर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके ऊपर परमाणु से बने होते हैं। नोट, हाइड्रोजन, अब यहाँ क्या तीन बात है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्यों? इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है हाइड्रोजन का, और परमाणु भार भी 1 होता है। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाना होता है, तो 1 में से 1 जाएगा तो बचेगा 0, न्यूट्रॉन हो गया 0। परमाणु संरचना, परमाणु की संरचना को समझने के लिए हम मुख्यतः 4 मॉडल का अध्ययन करते हैं। पहला मॉडल जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल है। दूसरा है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। तीसरा है नील्स बोर का मॉडल। चौथा है सोमरफेल्ड या समरफील्ड का मॉडल। आइए एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो मॉडल आया था 1898 में जे थॉम्सन द्वारा, इनके अनुसार परमाणु को, जिसका आकार 10⁻10 मीटर यानी कि 1 एंगस्ट्रॉन व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है, जो प्रोटॉन के कण धनावेशित होता है तथा जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं, यानी कि किसी ठोस गोले में प्रोटॉन भरा हुआ है, उस प्रोटॉन पर धन आवेश है, उसको संतुलित करने के लिए उतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन उसमें व्यवस्थित रहते हैं। साधारण भाषा में कहा जाए तो
एक तरबूज को अगर काट दें, काटने के बाद उसमें जो लाल गुदा वाला पार्ट होता है उसको प्रोटॉन मान सकते हैं, और जो काला बीज, जो उसके अंदर बीज होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो आवेश हैं एक दूसरे को संतुलित करते हैं। इस मॉडल को प्रमाणिकता नहीं मिली, लेकिन इन्होंने एक आधार रख दिया परमाणु के स्ट्रक्चर को पढ़ने का। दूसरा मॉडल प्रस्तुत किया गया रदरफोर्ड द्वारा। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड ने कब दिया था? सन 1911 ईस्वी में। जिनके अनुसार उन्होंने प्रयोग क्या किया, सोने की पतली पन्नी जिसकी मोटाई थी 0.00004 0.0004 सेंटीमीटर मोटी थी। उस पतली पन्नी पर अल्फा कण क्या होता है? ये हीलियम के परमाणु में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो 2 प्रोटॉन ही बचेंगे। इसी को कहते हैं अल्फा कण। इस अल्फा कण से बमबारित कर रहे हैं, यानी खूब ज़्यादा एक लाइट की बौछार की तरह उस पर डाला जा रहा है। तो जब अल्फा कण सोने की परत से टकराते हैं तो उन्होंने क्या देखा जाए तो कोई परमाणु है, परमाणु पर अल्फा किरण की बमबारित की जा रही है, तो उन्होंने पीछे एक पर्दा लगा दिया फ्लोरेसेंस वाला जो चमके। तो अल्फा कण जब इस पर पड़ रहे हैं, नाभिक के आसपास से जब गुजर रहे हैं तो सीधे निकल जा रहे हैं और यहाँ पर पर्दे पर चमक रहे हैं। जब ये कुछ अल्फा कण इस नाभिक से टकरा रहे हैं तो टकराने के बाद कोण बनाते हुए वो निकल जा रहे हैं, लेकिन कुछ अल्फा कण तो सीधे टकराने के बाद सीधे वापस हो गए, जैसे मानो को भारी चीज़ से टकराई हो और उसको भेद न पा करके वह वापस चली गई हो, और बाकी सब भी टकराने के बाद इधर उधर हो गई। इसका मतलब उनको ये लगा कि नाभिक के अंदर कोई भारी चीज़ है जिसको ये हटा नहीं पा रही है, उनको बदल नहीं पा रही हैं। तो क्या उनको निष्कर्ष मिला? उनको निष्कर्ष मिला कि अल्फा कण जब टकरा कर किसी दिशा में या अपनी दिशा में मुड़ गए, इससे यह पता चलता है कि परमाणु के बीच धनावेशित मूल कणों का समूह है जिसे नाभिक कहते हैं। धनावेशित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अल्फा कण खुद धनावेशित है। अगर यह ऋणावेशित होता तो उसके पास कहीं न कहीं क्रिया करता। तो धन आवेश ये भी है, और नाभिक के अंदर भी प्रोटॉन है, धन आवेशित है, इसीलिए उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। जबकि अधिकांश अल्फा कण बिना टकराए सीधे निकल गए, यानी कि नाभिक के पास गुजर रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। नाभिक न्यूक्लियस किसी परमाणु में उसके आकार की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, यानी कि अल्फा कण का गुजरना ज़्यादा था, जबकि नाभिक से टकराने के बाद वापस होना या एंगल बनाना वो कम, पर्दे पर कम नोटिस किया गया। यानी कि ये इतनी दूरी पर छाया मिली, बाकी ज़्यादातर प्रकाश मिला। यानी कि इसी पता लगा कि परमाणु में अधिकांश भाग खोखला होता है। जहाँ लाइटिंग है, प्रकाश है, वो खोखला है। जो थोड़ा सा वाला पार्ट मिला जहाँ पर अंधेरा है, वही नाभिक है। नाभिक किसी परमाणु में उसी आकार की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जिसमें उनकी धीरे धीरे ऊर्जा समाप्त होती जाती है और अंत में नाभिक के ऊपर गिर करके उसको नष्ट कर देते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उनका ये मानना था कि इलेक्ट्रॉन घूमने में ऊर्जा खत्म हो रही है, ऊर्जा खत्म होगी तो वो धीरे धीरे वह नाभिक के पास आएगा, और नाभिक के पास से ऊर्जा खत्म करते करते एक समय ऐसा है वो कि नाभिक पर गिर जाएगा और वह परमाणु नष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि अगर ऐसा होता तो हमारे पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ों का अंत हो चुका होता, क्योंकि हर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते फिरते, नाभिक नष्ट हो जाता तो सारे
वो सारे परमाणु खत्म हो जाते हैं, तो वो जो भी चीज़ का हम अध्ययन करेंगे तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी रहेगी। नोट, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के ऊपर गिरकर नष्ट हो जाना गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि प्रकृति में जो चीज़ है उसी तरह पड़ी हुई है प्राचीन काल से ही। तो ये इस मॉडल को अगर देखा जाए तो कुछ जलेबी जैसा मॉडल है। तो रदरफोर्ड के नियम को अगर याद करना है तो यूँ समझिएगा कि जलेबी जैसा मॉडल किसने प्रस्तुत किया है? रदरफोर्ड ने, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की तरफ आके गिर के नष्ट हो रहे हैं। और जे थॉमसन के क्या था? तरबूज मॉडल। थॉमसन तरबूज खा रहा है बेटा, और रदरफोर्ड ये जलेबी। नील्स बोर का परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ नील्स बोर, सन 1930। इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को ही मॉडिफाई किया है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां थी, क्या कमियां थी? वही गिर के नष्ट होने वाला, उसको ये समाप्त करके उन्होंने क्या किया? नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इन्होंने ये क्या कर दिया कि वो गिर नहीं रहे हैं, एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो इन्होंने इन कक्षा का नाम रख दिया KLMNOPQ, 7। ठीक है ना? ये एक साइंटिस्ट थे कॉलोनल, उनके नाम पर के से शुरुआत किया गया। तो यहाँ से KLMNO 7 होंगे। 7 तक ही 118 एलिमेंट कवर हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है, उन्होंने एक फार्मूला दिया 2n²। n क्या है? सेल नंबर, कक्षा संख्या, कक्ष संख्या। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए पहली कक्षा है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो n बराबर 1 हो जाएगा। कक्ष संख्या कौन सी है? n बराबर 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 ही होगा। यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी कक्षा के लिए, पहली कक्षा के साथ दूसरी कक्षा के लिए, तो n के बराबर 2 हो जाएगा। 2 के स्क्वायर का मतलब 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। यानी दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8। तो नील्स बोर के अनुसार क्या है? इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो 2n² के आधार पर KLMNOPQ में वितरित होते हैं, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। किस रूप में? 2n² के रूप में। जो सबसे मान्य मॉडल है वह समरफील्ड का परमाणु मॉडल, चौथा मॉडल है, जो सबसे ज़्यादा इसको प्रमाणिकता मिली, जिन्होंने 1915 में इसको प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित दूरी पर चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन विभिन्न कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा की निश्चित दूरी पर नाभिक के चारों तरफ चक्कर, फिर से बता दे रहे हैं, इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित दूरी पर चक्कर लगाते हैं। विभिन्न कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा की निश्चित दूरी पर नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यानी कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं वो एक ही दिशा में नहीं, वो हर दिशा में घूम रहे हैं। बस एक निश्चित दूरी, नाभिक से एक निश्चित दूरी बनाए हुए वो हर दिशा में घूम रहे हैं, चाहे वो जिस कक्षा में हो, K हो, L हो, M हो, N हो, वो सब में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दूरी बनाए हुए हर दिशा में घूमते हुए न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। जैसे कि शक्तिमान में दिखाता है कि उसके चारों तरफ एक एनर्जी घूमती है। नोट, सबसे प्रामाणिक मॉडल है, यही माना जाता है। अच्छा, अब आते हैं मौलिक कणों के बारे में जानते हैं। मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। अब इसकी खोजकर्ता कब किए हैं, नाम रखने वाला, और भार क्या है, आवेश क्या है, प्रतीक किससे दिखाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, एक बहुत पॉपुलर वर्ड है, ईटा, थॉमसन टी से होता है, थॉमसन, ईटा, पर न च, ईटा पर नाच। ये
खोज करता नहीं है, नाम करता भी है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन सन 1897 में, और नाम किसने रखा? जे थॉमसन ने ही इसका नाम रखा है। पर रदरफोर्ड ने नाम दिया है। प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने सन 1886 में। लेकिन गोल्डस्टीन इसका नाम धन किरणें रखे थे। प्रोटॉन का नाम क्या रखे थे इन्होंने? धन किरणें। गोल्डस्टीन के बाद जब रदरफोर्ड आया तब इन्होंने कहा धन किरणें, इसका नाम प्रोटॉन होना चाहिए, तब इसका नाम धन किरणों की जगह प्रोटॉन हो गया। फिर न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया है सन 1932 में। इसकी न्यूट्रल बिहेवियर कारण, व्यवहार के कारण ही इसकी खोज सबसे लास्ट में होती है। आवेश भार देखते हैं तो इसका भार होता है 9.1 10 की गुणा 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम। 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का भार है, जबकि प्रोटॉन का भार 1.672 गुणे 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम प्रोटॉन का भार है। न्यूट्रॉन का भार कितना है? 1.674 गुणे 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम, 27 किलोग्राम है। तो सबसे भारी कौन हुआ? ये, यानी कि तीनों में सबसे ज़्यादा भारी ये न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि 4 है, इसमें क्या है? 6 7 4 है, उसमें 6 7 2 है। उसके बाद कौन भारी है? प्रोटॉन। और सबसे हल्का कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि माइनस जो पावर जा रहा है माइनस में 31 जा रहा है। आवेश, इसका माइनस चार्ज होता है 1 यूनिट, इसका प्लस चार्ज होता है 1 यूनिट, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रतीक किसे दर्शाया जाता है? -1 ई इलेक्ट्रॉन, पी प्रोटॉन +1 चार्ज, एन न्यूट्रॉन। न्यूट्रल। परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर, जिसे जेड से दिखाते हैं। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। किसी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसकी परमाणु संख्या होती है या उसका परमाणु क्रमांक होता है। यानी किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है तो प्रोटॉनों को ज्ञात कर लीजिए, उसकी परमाणु संख्या हो जाएगी। इसे जेड से दर्शाते हैं। परमाणु संख्या जेड बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अब अगला क्या है? द्रव्यमान संख्या, यानी कि परमाणु भार, एटॉमिक वेट, जिसे ए से दिखाते हैं। ये द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। किसी तत्व के लिए परमाणु क्रमांक और परमाणु भार इस प्रकार दर्शाते हैं। किसी तत्व है, कोई तत्व है, उसमें परमाणु क्रमांक नीचे होता है और परमाणु भार ऊपर होता है। परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु भार का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये क्या है? सिर्फ प्रोटॉन। परमाणु क्रमांक, ये परमाणु भार। समझ आ रहा होगा? परमाणु भार वही नाभिक के अंदर सबसे ज़्यादा, कोई परमाणु के अंदर कोई सबसे ज़्यादा ठोस है तो वह है नाभिक, और नाभिक के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसलिए इसमें भार कहा गया है। इलेक्ट्रॉन का वेट बहुत कम होता है, इसलिए इसको नहीं इंक्लूड किया गया है। हीलियम, जैसे हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, यानी इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 2, परमाणु भार 4, यानी कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन तो 2 न्यूट्रॉन। 4 में से 2 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे, नहीं 4 में से 2 जाएगा तो 2 क्या? न्यूट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन 1H1 2H4 6 C6 12 1H1 का मतलब एक परमाणु क्रमांक होगा, तो इसमें प्रोटॉन एक में से एक जाएगा तो बचेगा 0, या न्यूट्रॉन हो गया 0।
इसमें एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 0 है। यहाँ पर परमाणु क्रमांक 2 है, यानी इसमें प्रोटॉन 2 है, 4 में से 2 जाए 2 न्यूट्रॉन। यहाँ 6 है, कार्बन का 6 है और परमाणु भार 12 है, तो 12 में से 6 जाएगा 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। समस्थानिक आइसोटोप्स किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार भिन्न होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। सम समान, स्थानिक स्थान के, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले तत्व, लेकिन परमाणु भार भिन्न होगा, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले तत्व को समस्थानिक, एक स्थान वाला समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहा जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से? 1H1, 1S2, 1H3। 1S2 को क्या कहते हैं? 1D2, 1S3 को क्या कहते हैं? 1D3। इसमें 1 1 1 यानी कि 1 1 1, ये क्या हो रहा है? ये प्रोटॉनों की संख्या है, यानी कि परमाणु क्रमांक है, यानी कि यही उसका स्थान है। इनके परमाणु क्रमांक ही स्थान है। एक स्थान पर हो करके भी इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? 0। 1 में से 1 जाए न्यूट्रॉन की संख्या 0। इसमें से 2 में से 1 जाए न्यूट्रॉन बराबर 1। यहाँ पर 3 में से 1 जाए न्यूट्रॉन बराबर 2। यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या 1 2। 1S2 को 1D2 भी कहते हैं, जैसे ड्यूटेरियम कहते हैं। 1S3 को 1T3 भी कहते हैं, ट्राइटियम भी कहते हैं। इनमें परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या समान है, इसलिए ये समस्थानिक है। इनमें परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या समान है, इसलिए क्या है? समस्थानिक है। और भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं। कार्बन, कार्बन के 2 रूप होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। प्रोटॉनों की संख्या तो बराबर है, स्थान 1 है, लेकिन देख रहे हैं तो इसमें 6, 12 में से 6 जाए 6 न्यूट्रॉन, 14 में से 6 जाए 8, इसमें 8 न्यूट्रॉन। उस तरह ऑक्सीजन के 3 रूप हो गए, 8 16, 8 17, 8 18। क्लोरीन के 2 रूप हैं, 17 35 और 17 37। ये प्रमुख समस्थानिक तत्व हैं। समभारिक आइसोबार्स, जब 2 भिन्न परमाणु क्रमांक के तत्वों का परमाणु भार समान होता है तो समभारी कहते हैं। जब 2 भिन्न परमाणु क्रमांक के तत्वों का परमाणु भार समान होता है वैसे समभारी कहते हैं। यानी भार समान है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग है, भिन्न परमाणु क्रमांक है, और भार समभार क्या है? 1 है। जैसे कि हमें पता है कि परमाणु का परमाणु भार उसकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग होता है, यानी कि समभारी भार क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो अगर समभारी रखना है, योग तो दोनों है, तो समभारी करना है तो प्रोटॉन बढ़ाएंगे तो न्यूट्रॉन घटा देंगे, क्योंकि भार तो बराबर ही रखना है। यदि प्रोटॉन घटाते हैं तो न्यूट्रॉन को बढ़ा देंगे, तो भार क्या रहेगा? बराबर ही रहेगा। जैसे कार्बन 14 में 14 में से 6 जाए तो उसमें न्यूट्रॉन हो गया 8, 8 से 14 न्यूट्रॉन हो गया 8। और यहाँ देखें नाइट्रोजन में इसका परमाणु 7 है, परमाणु भार 14 है, 14 में से 7 जाए 7, यहाँ पर न्यूट्रॉन हो गए 7। यहाँ कार्बन में 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है। देखिए दोनों का परमाणु भार 14 है, लेकिन हो क्या रहा है? 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, और वहीं जो नाइट्रोजन है 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे ही कार्बन का परमाणु क्रमांक बढ़ा, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ी, न्यूट्रॉन की संख्या कम हो गई। कार्बन 6 से 7 हो गया, यानी प्रोटॉन की संख्या 7 हो गई, लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ 8 थे, अब हो गए 7, यानी न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। मतलब यूँ कह सकते हैं, कार्बन से नाइट्रोजन में तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ी तो न्यूट्रॉनों की संख्या कम हुई, या ये कह सकते हैं न्यूट्रॉन से कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कम हुई तो न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ी। यानी अगर न्यूट्रॉन संख्या बढ़ेगी तो प्रोटॉन की संख्या
कम होगी। अगर नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ जाए तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी 7 से 8, यानी कि प्रोटॉन अगर कम होंगे तो परमाणु भार में न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स, जिन तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन 30-14, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, उसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए 30 में से 14 घटाने पर 16 न्यूट्रॉन हो गए। फास्फोरस, इसका परमाणु क्रमांक 15 और परमाणु भार 31 है। अगर इसमें देखा जाए तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए, ये भी 16 आ गया, ये भी 16, ये भी 16, क्या न्यूट्रॉन। और देखा जाए 16, सल्फर 32 है, तो 32 में 16 जाए तो ये भी 16, यानी कि तीनों में 16 न्यूट्रॉन आ गया। अगर तीनों में न्यूट्रॉन बराबर हैं तो इसे कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक। आयनों का बनना, आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। धन आयन कब होंगे, जो धनी व्यक्ति होता है वो देता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर प्लस चार्ज, जो लेता है वो ऋणी हो जाता है, जो लेता है वो ऋणी हो जाता है, उधार हो जाता है उस पर, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर हो जाएगा ऋण आयन। किसी रासायनिक क्रिया में परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन का भाग, किसी रासायनिक क्रिया में परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उस परमाणु पर धन आवेश दिखाते हैं, और किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उस पर ऋण आवेश से दिखाते हैं। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन जब एक दूसरे से मिलते हैं तो नमक का निर्माण करते हैं। तो सोडियम में देखें तो उसके सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, यानी कि उसमें प्रोटॉन संख्या 11 है। तो उसमें भूल भर के अनुसार 2n² के अनुसार पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन अकेला है। वहीं क्लोरीन में देखा जाए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 7 हैं, अगर ये स्थिर होना चाहेंगे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 8 हो जाएगा तो ये स्थिर हो जाएगा। उसी तरह का अगर इसको स्थिर होना है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 7 प्रोटॉन भी तो बढ़ाने पड़ेंगे, जो नाभिक के अंदर चेंज करना मुश्किल है। यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये स्थिर हो जाएगा, क्योंकि बाहरी कक्षा से कोई मतलब नहीं रहेगी, तो ये 8 रहेगा, ठीक है नहीं। इसकी बाहरी कक्षा पूर्ण रहेगी। यहाँ पर पहले अंतिम कक्षा में क्या है, पूर्ण नहीं है, वो अधूरी है। या तो 7 ले ले या 1 दे दे, तब पूरी हो जाएगी। इसमें 7 हैं और ये भी पूरी नहीं है। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 2 8 8 ये भी स्थिर हो जाएगी। तो ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए सोडियम पर प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, स्थिर हो जाता है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज। स्थिर होने के बाद आपका सोडियम का 11 2 8 और इसमें हो जाएगा 2 8 8, ये क्लोरीन का स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। संयोजकता, वैलेंसी, संयोग करने की क्षमता। किसी रासायनिक क्रिया में परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों को लिया जाता है या दिया जाता है या साझा किया जाता है, उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है, संयोजकता को दर्शाता है। किसी तत्व का 1 इलेक्ट्रॉन, ये पुरानी परिभाषा है, किसी तत्व का एक हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग करता है या विस्थापित करता है, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। कहने का तात्पर्य ये है, किसी तत्व से हाइड्रोजन जितना क्रिया करेगा या तो उसमें जुड़ेगा या हाइड्रोजन वहाँ से विस्थापित होगा, जितना हाइड्रोजन संख्या में निकलेंगे या जितनी संख्या में जुड़ेंगे वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। हाइड्रोजन क्यों लिया गया है, हाइड्रोजन के पास जो परमाणु क्रमांक होता है 1H1 1 होता है, तो वो एक संख्या हो जा रही है। जितने जुड़ेंगे यानी 1 2 के रूप 3 4 के रूप में, तो संख्या के रूप में संयोजकता दर्शा दी जाएगी, या जितने निकलेंगे
वो भी एक संख्या के रूप में दर्शा दिया जाएगा। ये पुरानी परिभाषा है, लेकिन नई परिभाषा में क्या है, रासायनिक प्रक्रिया में कितने परमाणु, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन जितने लिए जाएं या दिए जाएं या साझा किया जाए, उसकी संयोजकता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल H2O, तो हम ऑक्सीजन को देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु क्रमांक 8, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। फिर वही बात आ जाएगी कि स्थिरता के लिए ये बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, 2, 8 हैं, 2, 6। हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए, 2 होने चाहिए, तो स्थिर हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। ये दोनों हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन इधर साझा करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन इधर साझा करेगा, तो इसका भी 2 हो गया। और ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रख लेता है, यानी 6 पहले से, इसका 6 पहले से है, हाइड्रोजन का भी 1 इधर, इधर का भी हाइड्रोजन 1, 6, 2, 8, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का इन दोनों में साझा होता है, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन का इनमें साझा हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये पूरा कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेकर पूरा जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे करके, 1 इलेक्ट्रॉन दे करके इसको भी पूरा कर देगा, स्थिर अवस्था प्राप्त हो जाएगी। यानी कि इनकी संयोजकता कितनी होगी, हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन कितना चाहिए, 2, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2। उस तरह कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक 6, 2 और 4, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये 2 ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। तो ऑक्सीजन चाहिए 2 और कार्बन चाहिए 4, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ये दे रहा है, 2 ये दे रहा है, तो कार्बन के पास कितने हो गए, 4, 4, 8, यानी कि ये स्थिर हो गया। ऑक्सीजन कितना चाहिए, 2, तो 2 से साझा किया है, तो इसकी भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अपना पूरा कर लेता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के वो पूरा कर लेता है, यानी में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वही रासायनिक क्रिया में भाग ले रहे हैं, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसके रासायनिक क्रिया में भाग ले रहे हैं और साझा करके एक स्थिर अवस्था प्राप्त कर ले रहे हैं। ये इनकी संयोजकता कहलाई, यानी कार्बन की संयोजकता 4, ऑक्सीजन की संयोजकता 2। यहाँ प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु की 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन दोनों ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर देता है, उसकी संयोजकता निकल जाती है। धन्यवाद।